नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज नई दिल्ली में भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत और रूस के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता भी आज। देश में 17 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 21 हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जोखिम वाले देशों से आ रहे यात्रियों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर आरटी-पीसीआर जांच सुविधा की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से महाराष्ट्र के 4 दिन के दौरे पर। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात। भारत और मालदीव के बीच आज से करदू द्वीप में सैन्य अभ्यास। न्यूजीलैंड के साथ मुंबई टेस्ट मैच में भारत की पकड़ मजबूत और भुवनेश्वर में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हराकर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता। समाचार प्रभात में देवेंद्र त्रिपाठी के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 33वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए महान स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है, जो काबुल में अस्थायी निर्वासित भारत सरकार के राष्ट्रपति भी थे। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। 1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए महान स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है, जो काबुल में अस्थायी निर्वासित भारत सरकार के राष्ट्रपति भी थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल एक बार फिर सुन लें, अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक के लिए आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की समीक्षा और कार्यनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। ये शिखर सम्मेलन आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय, बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान का अवसर उपलब्ध कराएगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि श्री लावरोव आज विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मिलेंगे और भारत और रूस के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता में हिस्सा लेंगे।
They will begin with Raksha Mantri and his Russian counterpart, His Excellency Sergei Shoigu, co-chairing what is known as the Intergovernmental Commission, while External Affairs Minister will have a bilateral meeting with his counterpart, Russian Foreign Minister, His Excellency Mr. Sergei Lavrov. In the afternoon, the 21st India-Russia Annual Summit will be held, and we look forward to welcoming President Putin to New Delhi for this summit. भारत और रूस की वार्षिक शिखर बैठक दोनों देशों के बीच कार्यनीतिक भागीदारी के लिए वार्ता की सर्वोच्च संस्थागत प्रणाली है। रूस के साथ संबंध भारत की विदेश नीति के महत्वपूर्ण स्तंभ है और रूस भारत का दीर्घकाल से समय की कसौटी पर खरा उतरा भागीदार देश है। अक्टूबर 2000 में भारत रूस कूटनीतिक भागीदारी संबंधी घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से भारत रूस संबंधों में नई विशेषता आ गई है। दिसंबर 2010 में रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान कूटनीतिक भागीदारी के स्तर पर पहुंचा दिया गया। भारत और रूस के बीच आर्थिक साझेदारी को सामरिक साझेदारी के अन्य स्तंभों के रूप में एक मजबूत स्तंभ बनाना दोनों देशों की मुख्य प्राथमिकता है। बाहरी अंतरिक्ष का शांतिपूर्ण कार्यों के लिए उपयोग करने संबंधी भारत रूस सहयोग लगभग 4 दशक पुराना है। 20 रूसी संस्थाएं 1500 छात्रों को नियमित रूप से हिंदी पढ़ाते हैं। रूसी लोगों के बीच भारतीय नृत्य, संगीत, योग और आयुर्वेद के प्रति आमतौर पर रुचि है। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। भारत में ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 21 हो गई है। राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 7 और दिल्ली में 1 व्यक्ति में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जयपुर में एक परिवार के 9 सदस्यों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक परिवार के 4 सदस्यों में कोविड की पुष्टि हुई थी। इसके बाद इस परिवार को जयपुर के RUHS अस्पताल में भर्ती किया गया था। उनके संपर्क में आए परिवार के 5 अन्य लोग भी संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के सचिव वैभव गालरिया ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार सहित उनके संपर्क में आए कुल 34 लोगों के सैंपल लिए गए थे। उनमें से 9 लोग को कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि बाकी 25 लोग नेगेटिव हैं। इस परिवार के संपर्क में आए सभी लोगों की व्यापक स्तर पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर सैंपल लिए जा रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। महाराष्ट्र में अब तक 8 व्यक्ति ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवाड़ में 6 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरोना वायरस के जोखिम की आशंका वाले देशों से आ रहे यात्रियों के लिए RT-PCR जांच व्यवस्था की समीक्षा की। श्री मांडविया ने ट्वीट संदेश में कहा कि हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 में 35 RT-PCR जांच मशीनें काम कर रही हैं। इनसे 30 मिनट में ही जांच संभव हो सकेगी। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए हमें कोविड उपयुक्त व्यवहार को ही अपनाए रखना होगा। जो ओमिक्रॉन नया वेरिएंट विश्व में उभरा है, उसके कुछ केसेस भारत में भी पाए गए हैं। इस वेरिएंट के आने से क्या असर होगा, किस तरह से आगे ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये सारा एक वैज्ञानिक चर्चा है और इसके ऊपर सारे विश्व के साइंटिस्ट और अपने साइंटिस्ट हमारे देश के जुड़ के अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं। और आपको ये भी मालूम है कि बहुत अच्छी तरह से इसको पकड़ में लाया जाए, इसके लिए एयरपोर्ट्स पे और वैसे भी बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हमें इससे घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं। हमारा जवाब है हमारी तैयारी और हमारा दृढ़ निश्चय कि हम इसका मुकाबला करेंगे। ओमिक्रॉन का मुकाबला करने के लिए भी वही टूल्स हमने इस्तेमाल करने हैं, वही काम करने हैं जो हम आज तक करते आए हैं और उनको ज्यादा गति से, ज्यादा तेजी से, ज्यादा दृढ़ता से हमें पालन करना है। 3 चीजें पहले भी जरूरी थी, वैक्सीनेशन, मास्क और अपने आप को बचाना और अपने आप को अलग रखना अगर हमें इन्फेक्शन होती है, और जल्दी से अपना इलाज कराना, ये आज भी जरूरी है। इनको अपनाइए। इन्हीं टूल्स के साथ साथ हम मिलके ओमिक्रॉन को भी हटा दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जाएंगे। वे 6 अरब रुपए की लागत से विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री गोरखपुर उर्वरक संयंत्र और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन भी करेंगे। इसकी आधारशिला 2016 में स्वयं उन्होंने रखी थी। प्रधानमंत्री भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के क्षेत्रीय केंद्र के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में संवाददाताओं को बताया कि 7 दिसंबर का दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत वर्ष की झलकियां प्रस्तुत कर रहा है। आज हम जानकारी देंगे कोरोना महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पर। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्र सरकार ने सबसे आगे रहकर कोविड महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है। भारत ने कोविड महामारी के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है और संकट के दौरान आत्मनिर्भर बनकर उभरा है। पिछले साल 30 जनवरी को केरल से कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला सामने आया था और भारत में 12 मार्च को कोविड-19 के कारण पहली मौत हुई थी। एहतियात के तौर पर भारत ने विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी और संगरोध की प्रक्रिया शुरू की। 22 मार्च से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित कर दिया गया था। भारत ने 24 मार्च 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। जनवरी 2020 में भारत में कोविड-19 के परीक्षण के लिए केवल एक प्रयोगशाला उपलब्ध था और आज देश भर में 3000 से अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने केंद्र के प्रोत्साहन और समर्थन से कम समय में 2 भारत में निर्मित टीका कोवैक्सीन और कोविशील्ड विकसित किए। टीकाकरण अभियान चरणबद्ध तरीके से इस साल 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के साथ शुरू हुआ। अब तक 125 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। देश की 50% से अधिक योग्य आबादी को अब तक पूरी तरह से टीका लगाया जा चुका है। अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सक्रिय और साहसी कार्य के लिए पूरी दुनिया भारत की सराहना कर रही है। एक नया संक्रमण ओमिक्रॉन हाल ही में सामने आया है और केंद्र सरकार ने इसके संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। दीपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से महाराष्ट्र के 4 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री कोविंद आज रायगढ़ किला जाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वे मंगलवार को पुणे में लोहेगांव के वायुसेना केंद्र का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति वहां हवाई प्रदर्शन देखेंगे तथा वायुसेना के योद्धाओं से बातचीत करेंगे। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब ने केंद्रीय भूमिका निभाई। आम्बेडकर की पुण्यतिथि। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन देश और समाज के लिए अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए समर्पित किया था। हम देशवासी ये कभी न भूलें कि हमारे संविधान की मूल भावना, हमारा संविधान हम सभी देशवासियों से अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा करता है। तो आइए हम भी संकल्प लें कि अमृत महोत्सव में हम कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने का प्रयास करेंगे। यही बाबा साहब के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। महाराष्ट्र में मुख्य कार्यक्रम मुंबई में डॉक्टर आम्बेडकर के स्मारक चैत्य भूमि में आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल और बृहन मुंबई नगर निगम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सीधा प्रसारण किया जाएगा। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों ने टीके की दोनों खुराक ली है उन्हें थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक आने वाले व्यक्ति के लिए कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना और सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। परिसर के पास किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने चैत्य भूमि के आसपास के इलाके में किसी भी तरह की खाने या किताबों के स्टॉल लगाने पर भी रोक लगा दी है। राज्य के सभी जिला कलेक्टरों से भी कहा गया है कि वे अपने अपने जिलों में बड़ी भीड़ से बचने के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। रेलवे पुलिस को मुंबई के दादर स्टेशन पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भी कहा गया है, जहां लोग चैत्य भूमि जाने के लिए उतरते हैं। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ताजा बर्फबारी से सीमावर्ती मार्गों पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ वर्षा भी हुई। लद्दाख में करगिल और आसपास भारी हिमपात हुआ। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फ गिर रही है।
भारत और मालदीव के बीच आज से मालदीव के कडधू द्वीप में 11वां एक्वेरियन अभ्यास शुरू होगा, जो 19 दिसंबर तक चलेगा। इस अभ्यास से दोनों देशों के सशस्त्र बलों को जल और थल दोनों जगह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने और विद्रोह अभियानों को कुचलने में मदद मिलेगी। भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुंबई में दूसरे और अंतिम टेस्ट मैच में पकड़ मजबूत कर ली है। न्यूजीलैंड आज दूसरी पारी में 5 विकेट पर 140 रन के स्कोर से आगे खेलेगा। भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 540 रन का लक्ष्य रखा है। अर्जेंटीना ने जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप जीत लिया है। अर्जेंटीना ने कल रात भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में जर्मनी को 4-2 से हराया। इससे पहले फ्रांस ने पिछले चैंपियन भारत को 3-1 से हराकर कांस्य पदक जीता। आकाशवाणी समाचार की विशेष प्रस्तुति धरोहर में स्वतंत्रता आंदोलन के उन भाषणों, नारों और कविताओं से नई पीढ़ी को परिचित कराया जाता है जिन्होंने आजादी के दीवानों में उत्साह का संचार किया था। धरोहर प्रत्येक सोमवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रसारित किया जाता है। आजादी के आंदोलन के खजाने में ऐसे ढेरों शब्द जिन्होंने बदल दिए इतिहास। तारीख बदलने वाले लफ्जों पर आकाशवाणी समाचार ला रहा है विशेष कार्यक्रम धरोहर, हर सोमवार। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज 6 दिसंबर है। आज हम याद कर रहे हैं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को। आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता बाबा साहेब ने न्यायोचित और सशक्त भारत के निर्माण के लिए जीवन भर अथक कार्य किया। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का साथ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को समाप्त करने के पक्षधर थे। उनका जन्म तथाकथित निम्न जाति के परिवार में 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी में हुआ था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्षों में बीता, क्योंकि जाति प्रथा समाप्त करने के लिए उनके प्रस्ताव को तथाकथित ऊंची जाति के लोगों का विरोध सहना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए न केवल सभी सांस्थानिक और सामाजिक अवरोधों का सामना किया, बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त की। उन्होंने कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध के लिए भी खूब ख्याति अर्जित की। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बाबा साहेब ने राष्ट्र के प्रथम कानून मंत्री के रूप में सेवाएं दी। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान की प्रारूप समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने भारत के सामाजिक कायाकल्प और उत्थान के लिए अनेक प्रस्ताव और कानून बनाने में सहायता की। संपत्ति संबंधों की मौलिक पुनर्संरचना के लिए उनके प्रयासों से ये सुनिश्चित हुआ कि राष्ट्र के रूप में भारत अपने सभी नागरिकों के लिए नई संभावनाएं सृजित करने के लिए साथ मिलकर आगे बढ़े। 17 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में डॉक्टर आम्बेडकर ने संयुक्त भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के श्रेष्ठ चिंतकों में से एक थे। उन्होंने सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों को अपनी स्थिति के बारे में राजनीतिक रूप से जागरूक बनाकर
ब्रिटिश उपनिवेशवाद से संघर्ष में सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य का कायाकल्प कर दिया था। उनका ये कथन प्रसिद्ध है कि तथाकथित निम्न जातियां शिक्षित हों, संघर्ष करें और संगठित हों। उन्होंने विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लोगों की शिक्षा पर बहुत बल दिया, जिनके लिए पारंपरिक रूप से शिक्षा की मनाही थी। वे शिक्षा को ऐसा प्रबल साधन मानते थे जो सदियों पुरानी भेदभावपूर्ण सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने में सहायता करने के साथ ही समान अधिकारवादी समाज के निर्माण के लिए हर नागरिक को समान रूप से सशक्त करेगी। आधुनिक भारत के निर्माण में असीम योगदान के लिए 1990 में बाबा साहेब को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। हम बाबा साहेब के सदैव ऋणी रहेंगे। हम आज स्वाधीनता सेनानी रुक्मिणी लक्ष्मीपति का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 6 दिसंबर 1892 को मद्रास में हुआ था। वे मद्रास प्रेसिडेंसी के वेदारण्यम में 1930 के नमक सत्याग्रह में भागीदारी के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसके लिए उन्हें 1 वर्ष की कैद भी हुई। वे नमक सत्याग्रह आंदोलन में सजा पाने वाली पहली महिला थीं। रुक्मिणी लक्ष्मीपति महात्मा गांधी, सी राजगोपालाचारी और सरोजनी नायडू जैसे नेताओं से अत्यधिक प्रभावित थीं। रुक्मिणी लक्ष्मीपति 1934 में मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुनी गईं। 3 वर्ष के उपरांत वे लेजिस्लेटिव असेंबली की सदस्य चुनी जाने वाली पहली महिला बनी। 1946 में लक्ष्मीपति मद्रास प्रेसिडेंसी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री बनी। राज्य में मंत्री पद संभालने वाली वे पहली महिला थीं। 6 अगस्त 1951 को रुक्मिणी लक्ष्मीपति का निधन हो गया। 1997 में भारत सरकार ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। इस महान सत्याग्रही को शत-शत नमन। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की धुंध छाई रहेगी। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। श्रीनगर, लेह और गिलगित में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फाल, शिलांग, आइजोल, कोहिमा, ईटानगर, गंगटोक और अगरतला में भी बारिश होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। देवेंद्र, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है, ओमिक्रॉन के 17 नए केस। दिल्ली, राजस्थान में भी दस्तक, महाराष्ट्र में बढ़े केस। उधर दैनिक भास्कर लिखता है, घबराने की जरूरत नहीं, दुनिया के 50 देशों में फैला ओमिक्रॉन, मौत एक भी दर्ज नहीं। लोक सत्य का कहना है कि ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद देश में एक बार फिर टीकाकरण की बड़ी रफ्तार। भारत रूस शिखर वार्ता पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान को अमर उजाला ने सुर्खी दी है। बहुपक्षीय विश्व के प्रामाणिक केंद्रों में एक है भारत। S-400 सौदे पर आगे बढ़ने के साथ कई नए रक्षा सौदों पर लगेगी मुहर। दैनिक जागरण की खबर है, रबी की बुआई ने पकड़ी रफ्तार, खेती के लिए अनुकूल जलवायु और मिट्टी में नमी का मिल रहा फायदा। 4.39 करोड़ हेक्टेयर में हो चुकी है बुआई। गेहूं का रकबा 2 करोड़ हेक्टेयर से अधिक। तिलहनी फसलों का रकबा भी पिछले साल के मुकाबले सामान्य रकबे से अधिक 83.65 लाख हेक्टेयर पहुंचा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, आयकर टैक्स रिटर्न पोर्टल पर हर दिन 4 लाख से ज्यादा आईटीआर फाइल हो रहे हैं। आयकर विभाग ने अंतिम तिथि 31 दिसंबर से पहले लोगों से जल्द रिटर्न फाइल करने का आग्रह किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, मंत्रियों और सांसदों से तबादले की सिफारिश करने वाले कर्मचारियों पर सरकार करेगी कार्रवाई। केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी की तरफ से इस संबंध में जारी किया गया है आदेश। ठंड की दस्तक शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख में मौसम की करवट बदलने से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए।
1932 में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किए गए महान स्वतंत्रता सेनानी का क्या नाम है, जो काबुल में अस्थायी निर्वासित भारत सरकार के राष्ट्रपति भी थे? आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज नई दिल्ली में भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। भारत और रूस के बीच रक्षा और विदेश मंत्रियों की 2+2 वार्ता भी आज। देश में 17 और लोगों में संक्रमण की पुष्टि के साथ ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों की संख्या 21 हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जोखिम वाले देशों से आ रहे यात्रियों के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर RT-PCR जांच सुविधा की समीक्षा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से महाराष्ट्र के 4 दिन के दौरे पर। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात। भारत और मालदीव के बीच आज से करदू द्वीप में सैन्य अभ्यास। न्यूजीलैंड के साथ मुंबई टेस्ट में भारत की पकड़ मजबूत। और भुवनेश्वर में अर्जेंटीना ने जर्मनी को 4-2 से हराकर पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।